डॉक्टर साहब आप यहाँ बैठे हैं खोकर साहब से इजाज़त के साथ, इमरान खान साहब कह रहे हैं अल्लाह का अजाब है आपकी लीडरशिप के ऊपर, मैं बाकी चीज़ों पर तो आऊँगा, PDM के जलसा जो आप अभी करने जा रहे हैं लाहौर में भी, अल्लाह का अजाब है आप लोगों पर, आपकी क़यादत के ऊपर। रियलाइजेशन है, आप तो फॉलो करते हैं ना अपनी क़यादत को कि अल्लाह का अजाब है। देखिए, मैं ये कुछ दिन पहले की बात है, मैं बाल कटवाने के लिए गया हुआ था। अच्छा। और वो साहब जो मेरे बाल काटते हैं वो PTI के वोटर हैं। अच्छा। तो मैंने उनको वैसे ही ज़रा तंग करने के लिए कहा कि उस्ताद हुण सुना चंगा है। तो उसने मुझे कहा कि जी मेरे तीन बेटे और वो 2,500-3,000 हज़ार रुपए के स्कूल में पढ़ते हैं। अच्छा। और मैं एक घर में रहता हूँ, 2 कमरों का घर है, अपने माँ बाप के साथ अपने बच्चों के साथ रहता हूँ और उसका 12-13 हज़ार रुपये किराया है। ठीक है। और सर्दियों के अंदर मेरा बिल जो है वो 4-4.5 हज़ार बिजली का आता है और गर्मियों में 7 हज़ार आता है। अच्छा। जब गर्मियों का जब बिजली का बिल बढ़ता है तो गैस का कम हो जाता है, जब बिजली का बिल कम होता है तो गैस का बिल बढ़ जाता है। उसने मुझे कहा कि मैं अपने माँ बाप की दवा ले आऊँ तो बच्चों की फ़ीस नहीं दे सकता, अगर बच्चों की फ़ीस दे दूँ तो मैं अपना बिजली का बिल नहीं दे सकता, अगर बिजली का बिल दे दूँ तो मैं अपने बच्चों को 3 वक्त का इज़्ज़त का खाना नहीं खिला सकता। तो भाई ये अजाब तो इमरान खान साहब की शक्ल में पूरे मुल्क पे आया है। पता नहीं किस पे अजाब आया है, पता नहीं ये अजाब है या वो अजाब था। आप लोगों से पूछें जो 350 रुपये की मुर्गी ख़रीदते हैं, वो मुर्गी अपने बच्चों को खिलाएं, दाल अपने बच्चों को खिलाएं, टमाटर के बगैर सब्ज़ी बनाएं, अपने घर क्या करें। ये क्या अजाब है? इमरान खान साहब के नज़रिए में तो अजाब ये है कि केसेस भुगत रहे हैं, मुल्क में नहीं है, बाहर हैं, मफरूर हो रहे हैं, इश्तिहारी डिक्लेयर हो रहे हैं। जी आपकी बात ठीक है, ये अजाब इमरान खान साहब ने हर एक पे डाला है। मैंने तो आज 2-3 जगह पे कहा है कि इमरान खान साहब को नैब का चेयरमैन लगा दें, क्योंकि यही उनको बात पसंद है। वो उनकी जो दिल की ख्वाहिश है वो नैब का चेयरमैन बनने की है। अच्छा। कि मैं इसको मूँछों से पकड़ूँ, इसके ऊपर 30 किलो हेरोइन डाल दूँ, उसको एयर कंडीशनर उसका जेल में डालता ना। जी नैब चेयरमैन उनको बना दें और किसी और आदमी को जिसको दिल में हो कि उसने कानून साजी करनी है, आइन साजी करनी है, उसे मुल्क का वज़ीर आज़म बना दे। दोनों की ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। लेकिन असल जो बात है वो ये है कि इमरान खान साहब वो अजाब हैं जो पूरे मुल्क के ऊपर इस वक्त आप इमरान खान साहब को अजाब डिक्लेयर करें। मैं ज़रा खोकर साहब से पूछ लूँ, खोकर साहब आपको पता है सर कि उन्होंने जरदारी साहब का भी नाम लिया कि आपकी क़यादत के ऊपर भी अल्लाह का अजाब है और उन्होंने कहा हराम बहुत बड़ी लानत है, इनके बच्चे भी झूठ बोलने पर मजबूर हैं, ये सब कुछ जो हो रहा है। इमरान खान साहब आपको पता है शोला बयानी आजकल ज़रा ज़्यादा है, लेकिन उन्होंने तो बाकायदा तौर पर आज यही कह दिया कि इबरत का निशान है आपकी क़यादत हो या मियां नवाज शरीफ हो। तो रियलाइजेशन आप लोगों को है कि क्या वाकई ये अल्लाह का अजाब है? इसके ऊपर क्या कहा जा सकता है? डॉक्टर साहब ने अच्छा जवाब दिया है जी। इस तरह की तकब्बुराना गुफ्तगू और सनद अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से जारी करना, ये तो मेरे ख्याल से किसी बशर का काम ही नहीं है। लेकिन अगर बात और वो ऐसा समझते हैं जी, तो हम उसके लिए हिदायत की दुआ कर सकते हैं, क्योंकि अभी उन्होंने भी किसी वक्त अपोजिशन में आना है और वो वक्त ज्यादा दूर नहीं है। तो खुदा न खास्ता अगर उनके खिलाफ किसी ने कोई इंतकामी कार्रवाई की या कोई जेन्युइन केसेस जो बहुत से गुजरा के हम सुनते आ रहे हैं जी, और जो कैबिनेट ने फैसले किए हैं जिनमें वजीर आजम ऑफकोर्स कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो अगर वो जिम्मेदार ठहराए जाते हैं तो क्या उस वक्त हम ये कहेंगे कि ये अल्लाह का इज़ाब आया हुआ है इनके ऊपर उन्हीं की सनद के मुताबिक? बहरहाल इसके ऊपर अब क्या ये आपकी उस दलील में ज़रूर वजन है कि ये शायद बशरी बात नहीं है, बशर को बात करनी चाहिए, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही जानता है। डॉक्टर साहब ये थोड़ा सा जो अभी खोकर साहब ने अल्फाज इस्तेमाल किए, उन्होंने कहा कि ये ज़रा थोड़ा मुतकब्बराना रवैया है, इसमें तकब्बुर है कि ये तो देखिए अल्लाह का अज़ाब किस पर है, किसको इनाम है, किसका अज़ाब है, तो अल्लाह ताला की ज़ात ही जानते हैं। लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर का ये कहना कि इन दोनों लोगों पर अल्लाह का अज़ाब है, ये बात कोई जची नहीं, या आप समझते नहीं इसमें वजह है, वजन है इस बात पर? नहीं देखिए मुनीब, इसके तो आप जो चाहे जिस तरफ चाहें उस वो मतलब निकाल सकते हैं। इसलिए ये अपोजिशन वाले तो चाहेंगे हम इसका कोई ऐसा तासुर दें, नेगेटिव दें, जैसे खोकर साहब ने बात कर दी जी तकब्बराना है। देखें आपके पास दौलत हो, बेशुमार दौलत हो, दुनिया भर की आसाइशें हों, लेकिन दिमागी सुकून ना हो, रात को नींद ना आपको आती हो, बेचैनी हो, बेकरारी हो, क्या फ़ायदा ऐसी दौलत का मुनीब, क्या फ़ायदा ऐसी ऐशो इसरत का? और ये उसी कॉन्टेक्स्ट में
प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने बात की, और जो कल इंटरव्यू हुआ उस पर भी मुझे उम्मीद है आप पूरी बात करेंगे, तो पूरी दुनिया ही देख रही थी। नहीं, पर डॉक्टर साहब ये बेचैन, आपको कैसे पता कि घबराए मियां हुए नवाज हैं। शरीफ साहब और सारी जरदारी साहब को situation नींद में नहीं आती सुकून की? हमें तो हॉस्पिटल, ये जब जेल में थे, जी। मैं तो उस वक्त बात कर रहा हूँ, नींद नहीं थी आती इन्हें। अच्छा। इसीलिए बाहर जाने की बातें करते थे, सेहत खराब हो रही है, सो नहीं पा रहे हैं। हमें तो बताया जाता रहा है ना, खुद ये जेल में जब लाहौर में थे, क्या नहीं हुआ यहाँ मुल्क के अंदर ड्रामा। लंदन में अब तो आराम से सोते होंगे, जबकि महल वहाँ निकल गए हैं, इसलिए कि वहाँ मज़े हैं, इश्तिहारी भी हैं, डिक्लेयर्ड है, लेकिन कोई नहीं, कानून की गिरफ्त से भागे हुए हैं। कहना ये चाह रहा हूँ, ये प्राइम मिनिस्टर यही कहना चाह रहे थे, ऐसी दौलत का क्या फायदा जिसको एंड ऑफ द डे छुपाने के लिए आप दरबदार हो रहे हो, दूसरे ममालिक में भाग रहे हो, मुकदमा का सामना है। ये एक दूसरी तरफ डिबेट निकल जाएगी। इसलिए मैं समझता हूं कि जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने बात की है, जी। हर जी शऊर शख्स इस मुल्क का समझदा है कि उन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट में बात की है। So, तो इसलिए इसके बेसिकली ऊपर वो किसी कहते हैं भाई ये debate की हराम का जरूरत नहीं पैसा है। और चोरी की अल्लाह बात, चलो उस पर आ जाए ना। देखे आपने फरमाया, वैसे तो जो बीमारी वाली बात है उस पर भी मैं, डॉक्टर साहब आप क्योंकि भाई हैं, मैं ये जरूर कहूंगा कि बीमारी वाली बात के ऊपर भी हमें नहीं करना चाहिए। ये तो अल्लाह ताला को पता है कि किस पे बीमारी आजमाइश है और किस पे बीमारी सजा है, इसका भी शायद हमें नहीं पता हो सकता। देखिए मुनीब, कल आपने इसहाक डार साहब से भी देखा जी, सर्वाइकल पेन है जी, 3 साल हो गए हैं, और सर्वाइकल पेन वाले मरीज देख रहे होंगे कि किस तरह सूटेड बूटेड एक शख्स बैठा हुआ था, और 3 साल से इश्तिहारी डिक्लेयर कर दिए गए, और एंकर भी कह रहा है कि आप पाकिस्तान क्यों नहीं जा रहे भाई, यहाँ क्या कर रहे हैं आप? ठीक है जी, हम इलाज कराने के लिए आए हैं। इवन उन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब की भी बात की, वो भी यहाँ आए हुए हैं, इश्तिहारी हैं, सजा याफ्ता हैं, कन्विक्टेड हैं। ठीक है, आप सब यहाँ इलाज कराने के लिए पहुंचे हैं, और वो मुस्कुरा भी रहा था। और बाकी ये जो बात बिल्कुल ठीक सवालात थे, जवाबात थे, मुझे बड़ी खुशी हुई है। मुझे बड़ी खुशी हुई कल इसहाक डार साहब जितने बैडली एक्सपोज्ड हुए, पूरी कौम ने देखा। और दूसरी तरफ तकलीफ ये है मुनीब, जी। पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए मसलसल ये लोग शर्मिंदगी का बायस बन रहे हैं। कहते हैं आप लोग पीडीएम के जलसे कर रहे हैं, एंकरी ने कहता है, और आप लोग पर्सन बने हुए हैं, इसहाक डार साहब और मियां नवाज शरीफ साहब, यहां से एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ। एंकर कहता है हिपोक्रेसी, आप लोग तो जनरल मुशर्रफ का साथ देते रहे हैं, आप तो खुद इस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा रहे हैं, और आज पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को आप यहां से बैठ के तकरीरें कर रहे हैं। अच्छा, जब उनकी जायदाद के बारे में सवाल किया जाता है, चले इस पे आ जाते हैं। इसी कॉन्टेक्स्ट में प्राइम मिनिस्टर कह रहे थे ना कि लूटमार से बनाई हुई दौलत बेचैन कर देती है, आपकी नींदें उड़ा के ले जाती है। इसहाक डार साहब ने क्या रिप्लाई दिया? मेरी तो कोई प्रॉपर्टीज नहीं है, सिर्फ एक है, वो भी पाकिस्तान में है। फिर कहते हैं दुबई में विला है। मैं कौम को बताता हूं, 2017 दिसंबर द न्यूज में आर्टिकल पढ़े जिसमें खुद अली डार ने माना है कि 52 इनके विलास थे उस वक्त। एक दर्जन से ज्यादा ऑफशोर कंपनीज थी इनकी। अच्छा, पूरी दुनिया के सामने इसहाक डार झूठ बोलते हुए पकड़े गए हैं। ठीक है, अपने बेटे से तो पूछ ले कि कितने विलास वो डिक्लेयर कर रहे हैं, बता रहे हैं मेरे इतने चीजों का मैं मालिक हूं। तो कहना ये चाह रहे हैं कि जब हलाल की कमाई से चीजें नहीं ली जाती मुनीब, तब ये बताने से घबराते हैं, तब माथे पे पसीना आता है। चले, मैं उस एंकर कम अज कम मैं समझता हूं कि उस वक्त इसहाक डार साहब को जरूर पानी का गिलास देना चाहिए था। झूठ बोल बोल के उनकी जुबान सूख पिया था, वो एंड में उन्होंने पिया, वो एंड में इंटरव्यू के बाद उन्होंने पिया। मैं जरा मलिक साहब के पास फिर आ जाता हूं। मैं मलिक साहब जो बुनियादी बात एक जो डार साहब से पूछी, वो बात भी ठीक है कि आप मुल्क में सिविलियन बालादस्ती की बात करते हैं, कानून की हुक्मरानी की बात करते हैं। ये सवाल तो वैलिड है ना कि मियां नवाज शरीफ साहब हो या डार साहब हो, आप मुल्क के निज़ाम, अदालत, जो निज़ाम है, हर चीज़ से आप फारिग हैं। आप कहते हैं हमने नहीं आना या आ नहीं रहे, क्या तासुर दे रहे हैं आप? वहाँ बैठकर वो वहाँ पर भी पूछा गया, यहाँ पर भी लोग पूछते हैं कि आपकी क्या स्टैंडिंग क्या है कि जब आप यहाँ पर लोगों को कहते हैं नहीं भी बाहर निकलो और मुल्क में कानून की हुक्मरानी करो, जबकि आप खुद अदालतों के सामने नहीं आते? देखिए, अगर आप मियां नवाज शरीफ साहब का ये पूरा सफ़र देख लें तो वो आपको याद होगा कि अपनी बेगम को छोड़ के अपनी बेटी का हाथ पकड़कर यहाँ पर आए थे और जेल में चले गए थे। ठीक है, तो जहाँ तक उनका नुक्ता नज़र है वो पहले भी साबित कर चुके हैं, और अब भी जैसे उनकी सर्जरीज़ हो जाएंगी, अगर उनकी सर्जरी पाकिस्तान में हो सकती तो इमरान खान साहब की कैद में थे, कैदी थे, जब उनको पहला दिल का दौरा पड़ा है तो उनका क्यों नहीं इलाज किया? जब उनको दूसरा दिल का दौरा पड़ा, जब वो सर्विसेज हॉस्पिटल में थे तो कैद में थे, यानी उन्होंने जेल डिक्लेयर किया हुआ था सर्विसेज हॉस्पिटल को। अगर दिल का दौरा पड़ गया था, इलाज हो सकता था तो कर देना था।
तो फिर क्यों आपने दिल पे हाथ रख के पूरी काबीना को कहा कि मैं आपको कंफर्म करता हूँ, मैं अंडर ओथ आपको बता रहा हूँ कि ये बीमार हैं, इनका जाना ज़रूरी है, क्योंकि जाना ज़रूरी था। अब जब वो चले गए हैं, जैसे ही उनका इलाज होगा, कोरोना की वजह से नहीं हो पाया, इलेक्टेड सर्जरीज जो स्केड्यूल्ड होती हैं वो नहीं हुई, उसके फ़ौरन बाद वो वापस आ जाएंगे। लेकिन आज तक आपको नहीं पता कि उनका इलाज कब होना है, लेकिन आज पार्टी के अंदर से जो आवाज़ अब उठ रही है, पहली मरतबा जो हमें सुनने में अब आ रही है, वो ये है कि एक ऐसा मुल्क जहाँ पे वज़ीर आज़म साहब के कहने के ऊपर किसी शख्स के ऊपर 30 किलो हेरोइन डाल दी जाए और फिर कहा जाए कि मैं खुदा को हाजिर नाजिर जान के हाथ उठा के कहता हूँ कि हमारे पास वीडियो है उसकी। अफरीदी साहब ने कहा अल्लाह को जान देनी, उन्होंने मुतअद्दिद दफ़ा जी मुतअद्दिद दफ़ा कहा है, मगर वज़ीर आज़म साहब ने उससे पहले कहा कि मैं मूँछों से पकड़ के इसको डालूंगा। वो धरने में कहा था जी, कहा था ना, बिल्कुल धरने में कहा। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि शाहिद अब्बासी बेशुमार लोगों की मौजूदगी में कहता था कि जेल में डालो, मैं अब इसको जेल में डालता हूँ, मैंने जेल में डाल दिया और इसका मैं एयर कंडीशनर उतार दूंगा और इसका मैं फ्रिज निकाल दूंगा, और लोगों को मौत की काल कोठरी में रखा, शाहिद अब्बासी को भी रखा और राना साहब को भी रखा। आप बताइए, जिस मुल्क के अंदर इस तरह की विक्टिमाइजेशन हो रही हो कि हमारी पार्टी का मासिवाए 2 या 3 लोगों के कोई शख्स नहीं है जो 1 या 2 मरतबा जेल ना जा चुका हो, जिसको फांसी की काल कोठरी में ना रखा हो, जिसको कैद तन्हाई में ना रखा हो। जी, मैं भी, आपकी दुआएं पूरी हो जाएंगी। लेकिन जो मैं बात करना चाह रहा हूँ वो ये कि जिस मुल्क में ऐसे हालात हो तो पार्टी में आवाज़ ये उठ रही है, क्या इस तरह के, उन्होंने तो मुतकब्बर कहा मेरे दोस्त ने, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस तरह मुल्क में फस्तायत है, जहाँ पे फैशिज़म हो, जहाँ पे पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करने के लिए लोगों को ऊपर मौत के, बगावत के मुकदमे किए जाते हों। हम यहाँ पे बाहर एहतजाज करने लगते हैं, पत्ता नहीं टूटता, हम पे दहशतगर्दी के पर्चे हो जाते हैं। ठीक है, मुझे हरास किया गया लास्ट वीक, जब तक मैंने टेलीविज़न पे आके नहीं बताया कि CCPO साहब के कहने के ऊपर मुझे हरास किया जा रहा है। मुझे इंस्पेक्टर ने कहा कि CCPO ने SP की ड्यूटी लगाई है कि आपके ऊपर एक दहशतगर्दी का पर्चा है, हमने सील किया हुआ था, आप खोल दिया। मैंने कहा पर्चा बताएं, नहीं बता रहे। और उसके बाद आपने देख लिया गिलानी साहब के साहबजादों के साथ क्या हुआ। आप मुझे बताइए, जिस मुल्क में हुकूमत का ये रवैया हो वहाँ पे आना चाहिए। पार्टी का तो मशवरा ये है कि आप मत आएं, ये तहरीक बाहर चलाएं। उसकी वजह देखिए, मियाँ साहब तो इलाज करके आएंगे, मियाँ साहब का फैसला ये है। मैं आपको पार्टी के अंदर, वो भी आप समझते हैं उनका, मैं समझता हूँ कि इस वक्त पार्टी के अंदर मैं आपसे वो बता रहा हूँ जो नई आवाज़, जो पहले नहीं आती, जो पहले आवाज़ नहीं आती थी, वो अब ये आवाज़ आ रही है कि जो लोग बाहर बैठ के इस वक्त ये आवाज़ उठा सकते हैं इस फस्तायत के ख़िलाफ़, उनको यहाँ पर आके उनकी आवाज़ बंद नहीं होनी चाहिए। अच्छा, उनको बाहर रहना चाहिए और ये जंग जारी रखनी चाहिए। अच्छा, मैं जरा बिफोर आई कुड गो टू डार साहब अगेन, मैं कोकर साहब से पूछूं। कोकर साहब, चले, आप वकील भी हैं, आप इसको अच्छी तरह समझते भी हैं, ये तहरीक, ये तमाम बातें अपनी जगह दुरुस्त है, बट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आप, क्योंकि आप कानूनदान है, मैं इसलिए भी आपसे पूछ रहा हूँ, जब आप कानून की, हुक्मरानी की, आइन की, हर चीज़ की बात करेंगे, उसके सामने नहीं आएंगे। चले, डार साहब से तो वहाँ पूछ लिया गया ना, और लोग तो कोई इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड उसे हिपोक्रेसी कहेंगे कि लोगों को आप बाहर निकाल रहे हैं, जाओ जी सिविलियन बालादस्ती के लिए लड़ो, खुद आ रहे हैं ना। डार साहब हैं, अब डार साहब कहते हैं नहीं मैं भी नहीं आ रहा, मुझे सर्वाइकल का प्रॉब्लम है, वहां पर ये हालात है, नैब की कस्टडी में बंदे मार जाते हैं, ये हो जाता है, वो हो जाता है। डू यू थिंक दैट आंसर हैज सम वेट, उस आर्गुमेंट में वजन है? देखिए, फेयर ट्रायल तो आपका आइन गारंटी करता है, हर शख्स जिसके ऊपर कोई मुकदमा चल रहा हो, ठीक है, उसको फेयर ट्रायल के तमाम जो तकाजे हैं वो उसको अवेलेबल होने चाहिए। लेकिन हमने पिछले इन 2-2.5 सालों में देखा है कि इवन सुप्रीम कोर्ट की अब जजमेंट्स मौजूद हैं, हाई कोर्ट की जजमेंट्स मौजूद है, कि जिसमें इसमें तो कोई शक ही नहीं रह गया कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन इस मुल्क में हो रही है। आप अपने मुल्क की अदालतों के इन फैसलों को भी जरा एक साइड पर रख दें तो यूरोपियन यूनियन की रिपोर्ट मौजूद है, फिर ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट मौजूद है, और ये वही इदारे हैं, यूरोपियन यूनियन भी वही इदारा है, ह्यूमन राइट्स वॉच भी वही इदारा है, कि जब ये कश्मीर के ऊपर हमारे मौक़िफ़ की हमायत में कुछ कहते हैं तो हमारे वज़ीर ख़ारजा, हमारे वज़ीर आज़म, तमाम पाकिस्तान में लोग, मीडिया, इनकी रिपोर्टों को लहरा के फिर अवाम के सामने रखते हैं कि जी देखें इन्होंने हमारे मौक़िफ़ की तायीद में क्या कहा। So there's plenty of material available on record, not necessarily by the Pakistani courts, but also international organizations, कि जो कहता है कि पाकिस्तान में इस वक्त पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है, पाकिस्तान में इस वक्त सियासी कैदी मौजूद है, और जिन लोगों को जेर हिरासत रखा हुआ है उनको फेयर ट्रायल के उनके तकाजे जो है वो पूरे नहीं हो रहे। तो ये तो हमारे पास एविडेंस मौजूद है, इसके ऊपर और क्या कहा जा सकता है।
अच्छा, बट आपने यूरोपियन यूनियन की, आप चलें एक रिपोर्ट को उन्होंने स्टीवन सैकरेट ने भी कोट किया, वो इलेक्शन से मुतालिक थी, कंक्लूजन ये था बाय लार्ज इलेक्शन ठीक ही हुए, बट क्वेश्चन रिमेन्स। अब आपने भी बता दिया कि ठीक है बहुत से इश्यूज मौजूद हैं, लेकिन ये आर्गूमेंट अपनी जगह मौजूद है कि वापस आना चाहिए। अगर ये इसको एग्जाम्पल के तौर पर कोई लेगा, चाहे मियां नवाज शरीफ को सामने रख के या डार साहब को सामने रख के, तो फिर तो कोई भी ये कह सकता है कि जी क्योंकि इंसाफ जो है वो बड़ा रिग्ड किस्म का है, यहाँ पर हुकूमत का बड़ा इन्फ्लुएंस है, मुझे इनका लिहाजा मैंने नहीं आना, मैंने जब तक बिल्कुल मुझे लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलेगा मैं नहीं आऊँगा। देखिए, अगर उन्हीं का देख लें, माजी में उनके ऊपर हाईजैकिंग का एक मुकदमा मियां साहब के ऊपर कायम किया गया जी। उस मुकदमे में भी उन्हें सजा हुई, और फिर उसके बाद वो सजाएं जो है वो खत्म हो गई और एक प्रोसेस के जरिए खत्म हुई। लेकिन उस वक्त जिस वक्त तक वो डिसीजन ऑपरेटिव था, तो उस वक्त तक वो कन्विक्टेड प्रिजनर भी थे, कन्विक्टेड आदमी भी थे। और इसी तरह अगर हम पाकिस्तान की सियासी तारीख में देखें तो जो सबसे बड़ा हमारे सामने जो एग्जाम्पल मौजूद है वो शहीद जुल्फकार अली भुट्टो के केस की है कि 109 में मशवरे में उनको सजाए मौत दी गई, और आज तक वो डिसीजन जो है आप किसी कोर्ट में एज प्रेसिडेंट कोर्ट भी नहीं कर सकते। हाँ, बिल्कुल दुरुस्त बात कह रहे हैं।